हाँ जी, सभी को नमस्कार। जितने भी स्टूडेंट्स 2 दिन पहले मैंने कहा था कि 7 बजे क्लास रहेगी, वो इस क्लास में आए हैं, एक बार तो जल्दी से शेयर कर दें ताकि काफी सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, फिर मुझे भी जो है पढ़ाने में इंटरेस्ट रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, अपन ने क्लास शुरू आज से की है, तो निरंतर ये एनसीईआरटी की क्लास जो है मैं लूंगा आपकी, जिसमें आपको पूरी बुक का जो भी चैप्टर होगा उसमें जितने प्रश्न बनते हैं उसको अपने आज से शुरू करने जा रहे हैं। जैसे ये 6ठी क्लास से अपने आज स्टार्ट कर रहे हैं, उसका पहला अध्याय आरंभिक नगर। और मैंने आपसे चैलेंज किया था कि आप जब क्लास में आओगे, जिन्होंने बहुत सारा पढ़ रखा है वो उनके लिए चैलेंज है कि वो कैसे प्रश्न सही करते हैं। ज्यादा आपका समय ना लेते हुए आरंभिक नगर वाला जो टॉपिक है हमारा, वो लगता है मतलब जो आपके रीट में, एसएसटी में, 3rd ग्रेड में कहें, रीट में कहें, जो आपका सिलेबस में टॉपिक लगता है सिंधु घाटी सभ्यता, वो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता नहीं थी? कौन सी हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता नहीं थी? मैं इसको पढ़ता हूं, आप उत्तर देने का प्रयास करें कमेंट में। देखते हैं। कई नगरों को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। क्या यह बात सत्य है? नगर का पूर्वी हिस्सा छोटा तथा निचले इलाके में था। तीसरी बात, पश्चिमी भाग बड़ा तथा ऊंचाई पर स्थित था, जिसे पश्चिमी भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था, और दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। प्रश्न जब आप करो, प्रश्न को जरूर पढ़ा करो। पूछा क्या है? विशेषता नहीं थी, असत्य है, सत्य है, इस बात को पढ़ना है। अब नहीं को कौन सी बात से संबंधित नहीं आपको लगती है? आप देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। कुछ लोग उत्तर दे भी रहे हैं। जो अभी अभी आए हैं, जरूर एक बार अपने स्टेटस में, जितने स्टूडेंट्स यहां आए, आपकी जो देखो 2 बजे तक कम से कम मेरे को नाइट में समय लगता है इन प्रश्नों को निकालने के लिए। अपने स्टेटस में, अपने प्लेटफॉर्म जो भी आपके सोशल मीडिया के, उन पर शेयर कर दिया करें। तो इसमें कौन सी 2 बातें, जो 3 बातें या 4 बातें, चारों ही गलत है, या जो भी आपको लगती है? देखिए, कई नगरों को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। अपने लगातार पढ़ते रहेंगे। बिल्कुल 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में बटे हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रत्येक नगर 2 भागों में बटा होता था। एक नगर को कहते थे नगर दुर्ग, और दूसरे को कहते थे निचला नगर या नगरीय टीला। निचला शहर भी कह सकते हैं, निचला शहर, निचला नगर। ऐसे 2 भागों में बटा होता था सिंधु घाटी सभ्यता का प्रत्येक स्थान। लेकिन कुछ एक अपवाद भी मिलते हैं कि धोलावीरा के बारे में हम पढ़ते हैं कि धोलावीरा वो 3 भागों में बटा हुआ था। तो पहली लाइन, कई नगरों को 2 या उससे ज्यादा, उससे की ज्यादा की बात आई तो धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थान जो 3 भागों में बटा हुआ। एक बात क्लियर। फिर कहता है कि नगर का पूर्वी हिस्सा छोटा था तथा निचले इलाके में था। देखिए, ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है, और ये दक्षिणी हिस्सा है। अब ये कहता है कि पूर्वी हिस्सा छोटा था तथा निचले इलाके में था। ये बात बिल्कुल गलत है। पूर्वी हिस्सा निचले इलाके में जरूर था, लेकिन क्या कहता है, छोटा जरूर था, छोटा नहीं, पूर्वी हिस्सा बड़ा था। पूर्वी हिस्सा क्या था? बड़ा था। हाँ, एक बात बिल्कुल सही है कि ये निचले इलाके में था, मतलब कि ये दुर्ग वाला जो भाग था, ये बात असत्य है। पश्चिमी भाग बड़ा तथा ऊंचाई पर स्थित था। बिल्कुल, एक बात तो सही है कि ऊंचाई पर है, ये भाग क्या है? ऊंचाई पर है। लेकिन दूसरी बात गलत है, बड़ा नहीं, ये छोटा हुआ करता था। बात समझ आ गई? सिंधु घाटी सभ्यता के कई नगरों को 2 या उससे ज्यादा भागों में बांटा हुआ था। बिल्कुल सत्य बात। प्रत्येक नगर अगर 2 भागों में है, धोलावीरा 3 भागों में, आगे के प्रश्न में उसको एक्सप्लेन करूंगा। 3 भागों में जो था अलग बात है। तो प्रत्येक भाग, उसके पूर्वी भाग को कहते थे निचला शहर। वो क्या हुआ करता था? दुर्ग वाले, देखो दुर्ग वाले भाग में ज्यादा लोग होते हैं, या नगर की जहां आम जनता रहती है, तो बस्ती की तरफ ज्यादा लोग होते हैं, तो पूर्वी भाग को बस्ती कहते थे, निचला शहर। वो दुर्ग वाले भाग की बजाय क्या होता था? बड़ा होता था, क्योंकि दुर्ग में राजा और उसके परिवार और वो सब रह रहे हैं।
वो कम जगह घेरता है, दुर्ग चाहे कितना ही बड़ा हो लेकिन बस्ती से बड़ा नहीं था। और बस्ती जो दुर्ग वाला भाग था, क्योंकि जब सेना का आक्रमण होता था तो पश्चिमी भाग में बिल्कुल ऊंची दीवारों सहित एक बढ़िया बैठ बना के उस पर दुर्ग बनाया जाता था। वो ऊंचाई पर भी था लेकिन वो छोटा भी था। तो ये दोनों बातें असत्य हो गई। तीसरी बात, दोनों हिस्सों की चार दीवारियां, ऐसे करके चार दीवारी से प्रत्येक हिस्से को ऐसे अलग अलग भी कुछ जगह अपवाद आएंगे। जैसे मैंने पिछले जो 3 पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं आपको, एक कल आपने वीडियो देखी और एक उससे पहले है, पेपर सॉल्यूशन जरूर देख लेना। उसमें मैंने अपवाद बताया था कि कौन सा ऐसा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का जो इस बात का अपवाद है कि उसकी अलग अलग चार दीवारी है या एक ही चार दीवारी है। 12th क्लास की बुक से करवाया था। आज जितने भी तथ्य लिए हैं 6ठी क्लास की बुक से हैं। अब आप ये देख लो, ऐसा प्रश्न बनता है अगर 6ठी क्लास में तो ये लगता है कि प्रश्न बनाने वाला कितना भी खतरनाक कर सकता है। तो यहां कौन सी बात, केवल ए, बिल्कुल नहीं, बी व सी। तो बी गलत है और सी भी, तो विशेषता नहीं है, बी विशेषता नहीं है, सी विशेषता नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो बिल्कुल ले सकते हैं, अन्यथा इसकी पीडीएफ, पूरे की पीडीएफ, ये पीपीटी है, पीडीएफ आपको उत्तर लगा के संतवीर सर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। एक बार जितने अभी बच्चे आए हैं वीडियो को देख रहे हैं, शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब करके छोड़ लेना, क्योंकि 7 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप सबसे पहले आके उस क्लास को देख लिया करेंगे। दूसरा प्रश्न, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार के संदर्भ में सही कथन नहीं है। मैंने इसलिए ज्यादा बनाए हैं, आप रीड के बाद ग्रेड 3rd का पेपर देंगे, 2nd का देंगे, एसएसटी या कोई भी, तो नहीं है, ये बातें जरूर देखना। संदर्भ में सही नहीं। मोहनजोदड़ो के नगर में यह खास तालाब स्थित है। स्नानागार मोहनजोदड़ो में है, बिल्कुल। इसके निर्माण में ईंट व प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें दो तरफ से उतरने के लिए, दो तरफ से, जैसे ऐसे करके आप ये देख लो कि स्नानागार बना हुआ है। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिमी दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। ये कहता है कि दोनों तरफ से भी स्नानागार है। बिना, जैसे जो आप धार्मिक स्थानों पर जाते हो उसमें जो सरोवर बना हुआ है उसकी बात हम कर रहे हैं, वैसा एक स्नानागार था, विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा खोजा गया स्थान, जिसको मोहनजोदड़ो कहते हैं, 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोज की, उसकी बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि सीढ़ियां पूर्व पश्चिम में भी बनी हुई थी और उत्तर दक्षिण में भी सीढ़ियां थी। फिर चौथा पॉइंट, इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। कुएं से पानी निकाल के कहते हैं कि इसको भरा जाता था। लेकिन ये बात 3 नंबर असत्य है। ये सबसे पहले आरएस में प्रश्न इसको हाईलाइट किया गया था कि सीढ़ियां किस तरफ से बनी हुई थी। तो सीढ़ियां ऐसे उत्तर से दक्षिण, जैसे आप जो है धार्मिक स्थानों पर जाते होंगे तो जो ऐसे सीढ़ियां बनती हैं उनके, तो लगभग तो क्या है कि चारों तरफ ही होती है, इधर से उतरने के लिए भी, इधर से भी, चारों तरफ ही। लेकिन यहां सीढ़ियां सिर्फ उत्तर व दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई थी, इस साइड नहीं थी। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ये कथन सही नहीं है, सीढ़ियां सिर्फ उत्तर व दक्षिण में थी। अब आप एक और काम करना, जो महान स्नानागार था वो दुर्ग टीला जो बाग हुआ करता था वहां बना था, बस्ती में नहीं बना था। 3 नंबर प्रश्न, निम्न में से किन हड़प्पा नगरों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? हवन करेंगे, हवन करेंगे। कौन सा? हड़प्पा मोहनजोदड़ो बिल्कुल नहीं, मोहनजोदड़ो लोथल बिल्कुल नहीं, कालीबंगा व लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसे करके बाबा जी बैठे हैं, होम यज्ञ ओम स्वाहा ये चल रहा है, तो कहां से? कालीबंगा व लोथल से। काड़ो कर देना भाई, अग्निकुंड यज्ञ कर रहे थे, चलो फिर जो है क्या काड़ो काड़ो हो गयो, तो कहां से? कालीबंगा, लो से लोथल, काड़ो काड़ो हो गयो, मुंह कोजो कोजो हो गयो, धुएं से। चलिए, यज्ञ करना अपने आप में श्रद्धा का प्रतीक है,
तो एक अपने पढ़ने के लिए, याद करने के लिए इसकी ट्रिक बनाई है, अन्यथा इसको ना ले। चलिए 3 नंबर प्रश्न। अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। हड़प्पावासी बाटों का निर्माण किससे करते थे? बाट जो होते हैं तोलाई के लिए, जिसको हम कह सकते हैं माप तोल के लिए, जो बाट होते हैं वो किससे बनाते थे? देखिए सारे पत्थर इंपॉर्टेंट हैं, एक एक पत्थर को अच्छे से, अगर कोई अपनी कॉपी में लिखना चाहे उसकी मर्जी है, पीडीएफ मिल जाएगी, साथ साथ लिखो या नोट करो, स्क्रीनशॉट लेके आपकी मर्जी। सेलखिड़ी पत्थरों से क्या बनता था? सेलखिड़ी के पत्थरों से बनती थी मोहरें। देखिए एक लाइन सीधी आ सकती है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी? विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी? ये हालांकि 12th क्लास की बात है, तो जब मैं उसका सार करवाऊंगा तब करवा दूंगा, लेकिन मोहरों से याद आया, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी? मोहरें। मोहरें किससे बनती थी? सेलखिड़ी नामक पत्थर से। दूसरा, कार्नेलियन पत्थर से क्या बनते थे? मनके ज्यादातर किससे बनाए जाते थे? कार्नेलियन पत्थर से। मनके बनाने का कारखाना चरहुंदड़ो और लोथल में हुआ करता था। मिट्टी में धातु छोड़ दो। चर्ट नामक पत्थर से क्या बनते थे? इनके बाट बना करते थे। चर्ट नामक पत्थर से क्या बना करते थे? बाट। सेलखिड़ी से मोहरे, कार्नेलियन मनके, चर्ट से बाट। आ सकता है, मिलान करना आ सकता है, एक एक चीज को अच्छे से याद कर लेना। चलिए स्क्रीनशॉट लो तो ले लो। 5 नंबर प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सत्य कथन है। सत्य पूछा है, ध्यान रहे, सत्य पूछा है। यहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में, देखो यहां लिखा है आकर्षक वस्तुओं में, 6ठी क्लास एनसीईआरटी। एक एक शब्द पे जाया करो। मैंने अभी पीछे एक शब्द बताया, विशिष्ट पुरावस्तु। ये शब्द आए तो कौन सी थी? मोहरें। बताओ, साथ साथ कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कईयों की तैयारी अच्छी है भाई, साथ साथ कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी? मोहरें। आकर्षक, जो एकदम अट्रैक्ट करती हो, अट्रैक्टिव, वो कौन सी थी? मनके, बाट, फलक। ये क्या थी? आकर्षक वस्तुएं थी। यहां के जैसे अपनी क्लास आकर्षक लगे तो उसको शेयर जरूर करना। मैं बार बार बोलूंगा, आप बिल्कुल उब जाओगे ये बात सुन के, लेकिन क्लास में व्यू आएंगे, अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, लाइक आएंगे, तो ही आगे पढ़ पाएंगे अपने। वही मेरी एनर्जी है। यहां के लोग सेलखिड़ी पत्थर से मोहरें बनाते थे। सेलखिड़ी से मोहरें बनती थी, बिल्कुल सत्य कथन है। इन आयताकार मोहरों, देखो मोहरों का साइज भी दे दिया, वर्गाकार, आयताकार, जो भी। आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र भी मिलते हैं। अब ध्यान रहे, जानवरों के चित्र भी मिलते हैं का मतलब क्या हो गया? कुछ मोहरें ऐसी भी होंगी जिन पर जानवरों के चित्र नहीं थे। तो सत्य में बात आ सकती है कि कुछ मोहरों पर जानवरों के चित्र थे, कुछ पर नहीं थे। भाई मोर है, मोर पर जानवरों के चित्र हुआ करते थे, कुछ पे नहीं थे। फिर ये लोग काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी के बर्तन, उस पर काले रंग से डिजाइन किया हुआ। जब हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो वहां पर धूसर मृदमांड का जिक्र आएगा, वो तब वहां भी लाल बाणों की बात आएगी। तो लाल मिट्टी के बर्तन थे, उस पर काले रंग से डिजाइन किया। ये सिंधु घाटी सभ्यता के मृदबाण मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। तो इसका मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। आपको अगर अच्छे लग रहे हैं, आपको प्रश्न करने में जोर आ रहा है, वैसे तो 6ठी क्लास का आपका के समझा, पर प्रश्न करने में जोर आ रहा है, ये तो जैसे सामान्य है, लेकिन कथन कारण मैं दे रहा हूं, प्रश्न जो बनाए हैं तब आपको जोर। कढ़ाईदार वस्त्र पहने पुरुष की पत्थर मूर्ति कहां से मिली है? आप 6ठी क्लास की बुक पढ़ेंगे, उसमें ऐसे करके एक जो है पुरोहित राजा भी जिसको कहते हैं, वो ऐसे छाल ओढ़े हुए हैं, कढ़ाईदार वस्त्र और बढ़िया प्रमीश वर्मा वाली दाढ़ी रखे हुए हैं, वो मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का
प्रथम स्थल था। कब खोजा? 1921 में खोजा। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने खोजा। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने खोजा मोहनजोदड़ो। धोलावीरा की जो भी बातें बताऊं, जो भी बातें आपको मिले एनसीईआरटी में, वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इस पे प्रश्न बनने के बहुत बहुत चांसेस रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस हड़प्पा स्थल से कपड़े के अवशेष व सूत कताई के संकेत मिलते हैं? लो लीजिए, हाँ जी, किससे मिलते हैं भाई? कपड़े के अवशेष, सूत कताई के संकेत। मैंने अभी आपको बताया कि एक मूर्ति मिली है जिसपे वो शाल ओढ़े हुए हैं, कुछ ना कुछ वस्त्र धारण किए, तो वो किससे बनता था? कपड़े का बनता था। सूत कताई के संकेत या ये चीजें मिली हैं मोहनजोदड़ो से। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि प्रश्नोत्तरी है, तो आप फास्ट फास्ट जो प्रश्न करवाने वाला है करवा देंगे। निम्न में से सही युग्म है। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही शानदार सभ्यता थी, जिसको हम कह सकते हैं कि वो नगरीय सभ्यता थी। नगरीय का मतलब ग्रामीण नहीं, वो कौन सी थी? शहरी सभ्यता थी। और जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। और क्या थी? यह सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। और क्या थी? ये मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। मातृ सत्तात्मक मतलब भामाशाह जन आधार पे मऊ मुखिया होती है, मम्मी मुखिया होती है, उनकी भी मम्मी मुखिया हुआ करती थी। देखो अपोजिट है, वैदिक सभ्यता में पापा की चौधर थी, पितृ सत्तात्मक। ये कांस्य युगीन है, यहां पर लोहे का कोई भी अवशेष नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने व्यापार, अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए जानी जाती थी। तो व्यापार की बात करें तो कहां से क्या क्या मंगवाते थे? तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहां से मंगवाते थे? हमारे राजस्थान, खेतड़ी, ये सुना होगा। और एक अरबियन कंट्री का देश है ओमान। हड़प्पा में ओमान के काले रंग वाले जो मृदबांड थे ओमान में बनते थे, वो हड़प्पा में भी कहते हैं। ओमान की हड़प्पा में चीजें मिली हैं, हड़प्पा की ओमान में मिली है। तो तांबा जो है राजस्थान और ओमान दो जगह से मंगवाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। टिन व सोना। टिन आता था ईरान, अफगानिस्तान, यहां से क्या आता था? टिन आता था जी। और कर्नाटक से क्या आता था? कर्नाटक से आता था सोना। बहुमूल्य पत्थर, ये आता था गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और यहां से लाजवर्द मणि भी आते थे, जैसे आप नील कह सकते हैं, जिससे नील बनता है। तो जितने पत्थर थे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आते थे। टिन व सोना भी ईरान, अफगानिस्तान से आता था। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सीधा सा है, सिंधु नदी के आसपास नगर मिले थे, सिंधु के घाट के आसपास नगर मिले थे। तो सिंधु घाटी पहला खोजा गया स्थान उसका हड़प्पा था। तो पुरातात्विक विभाग का एक रूल होता है कि किसी भी सभ्यता का जो पहला खोजा गया स्थान होता है वो नाम भी रहता है, तो नाम उसका हड़प्पा सभ्यता भी हो जाता है। तो सिंधु नदी के आसपास ज्यादा स्थान मिले थे, सिंधु की घाटी के आसपास तो सिंधु घाटी होगी, बस और कुछ नहीं। चलिए 9 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी फसल का उत्पादन हड़प्पावासी नहीं करते थे? युग्म का चयन करना है। क्या गेहूं थी? जौ था? बताओ चलो। था। दालें और मटर, कुछ कटर पटर कर रहे हैं, देखो दालें और मटर भी हुआ करते थे। क्या चावल थे? क्या चावल थे? क्या चावल बिल्कुल थे। आलू था? क्या बताओ आप। सरसों, मुझे पता है सरसों थी। तिल बिल्कुल थे। तो ये आलू के चालू बेटा कहां गए थे? ये नहीं था। ये आधुनिक भारत में जब अंग्रेजों का राज शुरू होता है तब हमें मिर्च, आलू ये सब देखने को मिलते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है। गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, इन सब की खेती किया करते थे। चलिए
लोथल से संबंधित असत्य कथन है। आ जाओ अब देखते हैं, आ जाओ भाई जिनकी तैयारी है गुरु जी बहुत तैयारी कर रही है, ले देखा तैयारी थारी। यह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी की उपनदी के किनारे बसा है। यहां मनके बनाने का काम होता था। मनके किससे बनते थे? कार्नेलियन पत्थर से। चलो दूसरा, यह एक बंदरगाह था। तीसरा, पत्थरों, सीलों और धातुओं से बनी चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन मिले हैं। चलिए बताइए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। आप बता दो क्यों गलत है। मनके बनाने का केंद्र था, बिल्कुल था। साबरमती की उपनदी के किनारे बसा था, बिल्कुल बसा था। गुजरात में है, बिल्कुल है। यहां दिक्कत है, कच्छ की खाड़ी में नहीं। लोथल की बात करें, लोथल की बात करें तो थल, थल क्या होता है? जमीन होती है। जमीन में क्या? खंबा गाड़ दो। लोथल की बात हो तो खंबा रट लेना, क्योंकि धोलावीरा में कुछ अलग चीज है, यहां कुछ अलग है। पहले ही बता देता हूं, लोथल खंबात में, गुजरात में खंबात में, खंबात की खाड़ी में क्या है? साबरमती की उपनदी जो है खंबात में मिलती है, वो आके तो खंबात की खाड़ी में है लोथल। बंदरगाह था, बिल्कुल। यहां आती है मोहरे और मुद्रांकन। पढ़ते समय कंफ्यूजन हो जाती है। देखो मोर जो है, सील जो आप अटेस्टेड करवाने जाते हो ऐसे करके ठप्पा मारते हैं, वो तो है मोर। और जो ठप्पा लग गया वो दिख रहा होता है, वो छप गया, वो होता है मुद्रांकन। मोर लगाई, थैला बंद किया, कोई सामान भेजना है, तांबा भेजना है कहीं, तो थैला बंद किया और उसके ऊपर सील लगा दी। और मोर पर क्या है? किसी पर चित्र बने होते थे, किसी पर नहीं। कौन से पत्थर की बनती थी मोर? मोर बनती थी जी सेलखेड़ी पत्थर की। अच्छा, वो मोर लगा दी और वो छप जाएगा ऊपर उसके, वो मुद्रांकन, उसका जो भी आकार होगा। और जैसे ही अगला सामान खोलेगा, अगर मोर वो मुद्रांकन सही है तो कहते थे ठीक है, सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। और अगर वो कोई मिला, उसमें कोई हलचल जो भी, तो फिर माना जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है। इस तरह से वो सील लगाकर, मोर लगाकर सामान भेजते थे कि जिससे ये पता चले कि ये बिल्कुल सेफ है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल 3 भागों में बंटा था? लीजिए, धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थान 2 भागों में बंटे होते थे। ये पश्चिमी भाग था, पश्चिमी भाग को नगर टीला या निचला शहर कहते थे, और ये बड़ा होता था, और क्या था? निचले भाग में होता था, और इधर वाला दुर्ग। बार बार बताऊंगा तो याद रह जाएंगे। लेकिन इसके 3 भाग थे। 3 भाग का मतलब यही समझा देता हूं, आप ये इमेजिन करना कि और कौन सा था धोलावीरा में। तीसरा भाग आप मान लो याद रखने के लिए, एक अलग था, वो क्या था? स्टेडियम। वो क्या था जी? स्टेडियम। याद रखना आसान ही है। धोलावीरा को विराट कोहली, विराट कोहली क्या है? स्टेडियम में खेलता है, तो ये याद रख लेना, धोलावीरा विराट। तो धोलावीरा में स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। 12 नंबर प्रश्न, ये लो। किस हड़प्पा स्थल से सार्वजनिक कार्यक्रमों हेतु मैदान बना था? देखो बड़ा शानदार लैंग्वेज है। स्टेडियम बहुत बच्चों ने पढ़ा, धोलावीरा में स्टेडियम। ये कह रहा सार्वजनिक कार्यक्रमों हेतु मैदान बना था। उत्तर वही धोलावीरा। धोलावीरा की कोई भी बात नहीं। आगे की स्लाइड में बहुत सारे फैक्ट दिए धोलावीरा के बारे में, चलिए पढ़ते हैं। लीजिए, धोलावीरा से संबंधित असत्य कथन है। धोलावीरा से संबंधित असत्य कथन है। यह खंबात की खाड़ी में स्थित था। इसके चारों ओर ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें, कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। अब बात ये आती है, मैं जितने ऐसे प्रश्न बनाऊं जिसमें ये फैक्ट दिए हों, ये सारे के सारे प्रश्न वो पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थान जहां पर पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, पत्थरों की दीवारों के अवशेष मिले हैं? धोलावीरा।
कहां से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया, ये अवशेष मिले हैं। और ये देखो लकड़ी में जड़ा गया था इन अभिलेखों को, संभवत है पत्थरों के ऊपर लकड़ी लगा के लकड़ी में कहते हैं उकेरा गया था। जैसे ये खंबात की खाड़ी में नहीं, धोलावीरा कहां, कच्छ से संबंधित है, कच्छ से संबंधित है। और ये जो है ये खंबा कहां, खंबा कहां, लोथल, खंबात की खाड़ी से संबंधित लोथल है। चलिए स्क्रीनशॉट वाला है तो देख लो, बाकी चलते हैं। लो धोलावीरा कहां बसा हुआ है, आ जाओ, छठी क्लास है ये। खदिरबेर द्वीप में, पश्चिमी द्वीप में, खदिरबेर द्वीप कच्छ, खदिरबेर द्वीप खंबात की खाड़ी, उपरोक्त सभी अनुत्तरित प्रश्न, क्योंकि 5 ऑप्शन आते हैं आजकल। ये उत्तर है खदिरबेर द्वीप कच्छ, क्योंकि खदिरबेर द्वीप तो है, द्वीप का भी दिया हुआ है, इस द्वीप के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, लेकिन खंबात की खाड़ी नहीं है, खंबात की खाड़ी में लोथल है। ऐसे ही प्रश्न अब बड़े बड़े पोथे गाइडें पढ़ते हो, ये सामान्य चीजें उनमें कई बार दी नहीं होती। फिर देखो अल ओ पठू, कठू आ गया, कठू तो क्या आ गया। मूल पुस्तकें पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है, मूल पुस्तकें आपकी विषय के प्रति समझ पैदा करती है। हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद, भाई मान लो हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, 12वीं की बुक में बड़ा शानदार तरीके से विभाजन किया। हड़प्पा से पहले की सभ्यता को प्राक हड़प्पा कहा है। जब आप पढ़ते हो ना कि कालीबंगा से क्या मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जी, क्या मिले हैं, जुते हुए खेत। अब जुते हुए खेत के साक्ष्य पता है किस समय के हैं, वो प्राक हड़प्पा काल के हैं, हड़प्पा से भी पूर्व के हैं। वो कालीबंगा अपने जो हनुमानगढ़ में पड़ती है, वहां पर जो खेत जुतने के साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा से भी पूर्व के हैं। हड़प्पा से पहले की सभ्यता को प्राक हड़प्पा कहा गया है। और जो हड़प्पा सभ्यता थी एनसीईआरटी 12th क्लास के अनुसार उसको विकसित हड़प्पा कहा गया है। और जो हड़प्पा विकसित हड़प्पा का पतन हो गया और उसके बाद की यानी कि 1900-1800 ईसा पूर्व के बाद जो सभ्यता आई अस्तित्व में उसको कहा गया है उत्तर हड़प्पा काल। तो ये बात कर रहा है उत्तर हड़प्पा काल की कि उस समय हड़प्पा का अंत हो गया तो क्या क्या चला गया था। उस समय लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग बिल्कुल बंद हो गया था, बिल्कुल सत्य कथन है। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया था, बिल्कुल व्यापार सिस्टम बिल्कुल खत्म होने जा रहा था। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई थी, सड़कों पर कचरे के ढेर लगे थे, बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ये लाइनें दी हुई है एनसीईआरटी। मैं क्लास इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, आप क्या किया करो अपने पास झोली में बुक रख लिया करो ताकि आपको ये पता चल जाए प्रश्न इस तरह से भी बन सकते हैं। जब आप पेज देखोगे ना मैंने कहां से प्रश्न उठाए, अच्छा यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता का अंत क्या है, उत्तर हड़प्पा काल है। तो उत्तर हड़प्पा काल हमारी 12th क्लास की बुक में दिया गया है अच्छे से। उत्तर हड़प्पा काल के स्थान, प्राक हड़प्पा काल के स्थान बिल्कुल चित्र में दिए गए हैं। वहां से मैं प्रश्न उठा के आपको पढ़ाऊंगा कि चित्र से किस तरह से प्रश्न, मैप से किस तरह से प्रश्न बनता है। चलिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। जैसे मोहनजोदारो फिल्म है उसमें दिया गया कि बाढ़ आ जाती है, नदी टूट जाती है, लोग ऋतिक रोशन दिखाया गया ना उसमें। तो वो एक कारण तो बाढ़ है। कुछ लोगों का मानना है कि जंगलों का विनाश हो गया, कुछ का मानना है कि नदियां सूख गई थी। तो ये सभी कारण माने जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। पतन के बाद उनका व्यापार भी खत्म हो गया, उनकी लेखन कला भी खत्म हो गई, मोहरे निर्माण, बाट निर्माण ये सब खत्म हो गया था। भारत का उल्लेख देखो, अब हमने एक शानदार सभ्यता कहते हैं कि उसके पतन के बाद जैसे उसका कचरे के ढेर लगे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में साफ सफाई का, भाई सभ्यता जैसे आज हम खत्म हो जाए
तो बाद में इसकी खुदाई हो तो देखेंगे कि एक बोर्ड मिला है, अच्छा वहां पर पढ़ाते हो, ऐसा एक पेन मिला है, कुछ ना कुछ तो करते होंगे, चीजें मिली है, उनके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस चीज से ये करते होंगे। साफ सफाइयां क्या रखते थे, वहां से वो जैसे बना लिया है कि हाथ धोने के वॉश बेसिन जैसे पात्र मिले हैं, कहां से कुछ मिला है। तो जो लोग पहले बसे थे अब वो मर गए, उनके कोई ईंट बाटे उठा के, कोई ना कोई चीजें उठा के अंदाजा लगा रहे हैं कि इस चीज का ये, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। चलिए दूसरा हमने अध्याय इसके बाद शुरू करते हैं। ये ना पहले पाठ में से था, जो आरंभिक नगर से पहले पाठ है, उसमें एक प्रश्न था, मैंने कहा वेद किस संबंधित है, तो वैदिक सभ्यता, कि भारत का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भारत उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है जी। आरंभिक नगर हाँ, वहां एक प्रश्न, अशोक के कंधार अभिलेख में किन लिपियों का प्रयोग, आरंभिक नगर में डाल दिए मैंने, ये ना पहले वाले पाठों के प्रश्न है। तीसरा पाठ है छठी क्लास में आरंभिक नगर, उससे पहले 2 पाठ और लगते हैं, तो वो हमारे एसएसटी के सिलेबस में तो है नहीं वैसे तो उसमें तो, लेकिन उसके जो प्रश्न, क्योंकि मौर्य काल है तो मौर्य काल का प्रश्न, अशोक के कंधार अभिलेख में किन भाषाओं लिपियों का, कंधार अभिलेख कहां से मिलता है जी, अफगानिस्तान से मिलता है। इसमें कौन सी लिपियां, यूनानी व अरामिक। प्रश्न मैंने पीछे एक जब आपको करवाया था कि अधिकांश अभिलेखों की भाषा कौन सी है, अधिकांश अभिलेखों की भाषा, अधिकांश की भाषा क्या है, अधिकांश की लिपि क्या है, सामान्य प्रश्न पूछा जाए। लिपि तो है जी ब्राह्मी, और भाषा क्या है, प्राकृत। अधिकांश अभिलेखों की भाषा क्या है, प्राकृत, और लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि। चलिए अब दूसरा पाठ। अब आप सोचते होंगे जब आप किताब देखते हो एनसीईआरटी की, तो कि पहले पाठ का नाम कुछ और है, तीसरे पाठ का नाम आरंभिक नगर, हमारे तो सिलेबस में दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता, तो आरंभिक नगर सिंधु घाटी सभ्यता है। दूसरे पाठ का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, मतलब ये वैदिक सभ्यता से संबंधित इसमें अध्याय में मैटर दिया गया है। बिल्कुल घबराना नहीं कि पाठ का नाम, तो क्या बताती है हमें किताबें, किताबें कौन सी, जो वैदिक साहित्य है उसकी जिक्र किया जा रहा है। दूसरे अध्याय के ये कोई 5-10 प्रश्न है, और वीडियो आपकी ज्यादा लंबी नहीं है, 3 अध्याय के मुख्य मुख्य प्रश्न करवा देता हूं। वैदिक काल से संबंधित सत्य कथन है जी। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। बिल्कुल सही है, सूक्त का मतलब अच्छी तरह सुना गया है, पता नहीं क्या है। अग्नि, इंद्र, सोम ऋग्वेद काल के 3 महत्वपूर्ण देवता है, और सोम एक पौधा है। ऋग्वेद की भाषा प्राक वैदिक संस्कृत थी, जो आज की संस्कृत से भिन्न थी। ये बात बिल्कुल सही है। वैदिक से पहले की जो इसको प्राक वैदिक संस्कृति कहते हैं, इसको वैदिक संस्कृत भी कह सकते हैं, प्राक संस्कृत भी कह सकते हैं, आज वाली संस्कृत से भिन्न है। बिल्कुल, अग्नि, इंद्र, सोम ऋग्वेद काल के 3 महत्वपूर्ण देवता, पूछ ले वो ना, ऋग्वेद काल के 3 महत्वपूर्ण देवताओं में से नहीं है। अग्नि, इंद्र, सोम, चौथा कोई ब्रह्मा दे दे, कुछ ही दे दे, है ना, तो वो आपने ध्यान रखना है। और सोम एक पौधा भी है। बिल्कुल, सूक्त का मतलब अच्छी तरह सुना गया नहीं, यहां मैंने कलाकारी कर दी। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह बोला गया। सूक्त का मतलब क्या है जी, अच्छी तरह, बढ़िया सा पेन लें क्या, और कोई लो, सूक्त का मतलब है अच्छी तरह बोला गया, ठीक है, यहां गड़बड़ हुई, तो ये असत्य कथन है। 20 नंबर वैदिक सभ्यता का दूसरा प्रश्न, बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी ऋग्वेद की पांडुलिपि लो। अब ये बड़ी बड़ी वैदिक सभ्यता की गाइडें पढ़ लोगे और पढ़ लोगे, मेरे पास नोट्स हैं जी 50 तरह की चीजें। अब ये उसने लिखा है, उसमें फोटो दी गई है बुर्ज वृक्ष की छाल, बुर्ज वृक्ष की छाल की, कि ऋग्वेद की पांडुलिपि कहां से मिली है, ये कश्मीर से मिली है जी। ऋग्वेद में विश्वामित्र के साथ किन 2 नदियों का संवाद। अब बार बार इसलिए मैं कोई गाइडों का उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, पढ़ो,
अच्छी होती हैं, जो भी गाइड दे आपको उसमें मैटर भी होता है, लेखक ने मेहनत की होती है, अच्छी चीजें हैं। लेकिन बेस जब तक क्लियर नहीं होगा, अब ये संवाद या वो बुर्ज वृक्ष की छाल के वो उसके जो छाल है उसके ऊपर वाली उस पे वो लिखे हुए कुछ ना कुछ मिले हैं ऋग्वेद के, तो ये हमें जो है ना सामान्यता जो बड़ी किताबें और उसमें पढ़ते हैं तो उसमें नहीं मिलते। अगर उसमें हो भी तो हमें ऐसे थोड़ी लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें फैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। उस बात को समझो कि बहुत सारे फैक्ट में हमें अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी पढ़ने वाली है, कौन सी थोड़ी सी हल्की नजर से देखने वाली है। लेकिन जब छठी क्लास की बुक में या 12th तक की बुक्स में मैटर दिया होता है तो हमें यह हो जाता है कि ये लाजमी याद करना है, क्योंकि ये छोटी क्लासों में दिया है। तो विश्वामित्र के साथ किन दो नदियों का संवाद है? ये है जी वीएस का संवाद। वी से वै से वी ले लो, एस से ये ले लो, वी से व्यास, एस से सतलुज। वीएस का संवाद है या एसवी का संवाद है, लो सतलुज व्यास संवाद, दो नदियों में एसवी सतलुज व्यास का जो विश्वामित्र के साथ नदियों का कहते हैं कि वार्तालाप हुआ था। और जब आप ऋग्वेद सभ्यता को अच्छे से पढ़ते हो तब वो युद्ध हुआ था भरतजन के राजा सुदास का कौन सी नदी के किनारे, तो उसमें विश्वामित्र का फिर आप जिक्र पढ़ते हो। गायत्री मंत्र का रचयिता कौन था, तब आप इसका जिक्र पढ़ते हो। तो विश्वामित्र महान ऋषि हुए हैं। ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता था? जन है, ये जनता नहीं है। जन या पूरे समुदाय के लिए, जनता नहीं है। जन या पूरे समुदाय के लिए कौन से शब्द का यूज किया जाता था? जनता नहीं होगा, ये जनपद होगा या जन होगा, ये मिसप्रिंट है, थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि जन के लिए जन नहीं आएगा। ये समुदाय के लिए आप जरूर याद रखना, इसको जन भी कहते थे और इसको विश्व नहीं है, इसको विश्व भी कहते थे। जन विश्व, ये जनपद शब्द हो सकता है, या बुक में डायरेक्ट देखना पड़ेगा, जनपद ही होगा, जनपद या पूरे समुदाय के लिए। तो विश्व या जन कह सकते हैं, तो पूरे समुदाय का आप जरूर याद रखना। ए व बी दोनों हैं, दस्यु नहीं है, अनुत्तरित तो क्यों करोगे, आपको उत्तर आ रहा है। 23 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लेखित दास दस्यु से क्या अभिप्राय है? अब आप देखोगे ना, जब वो राजा का युद्ध पढ़ोगे कि भरतजन के राजा सुदास का ये आर्य थे और अनार्यों को उन्होंने अनार्य भी कहा है, दास दस्यु भी कहा है। तो यज्ञ नहीं करने वाले बिल्कुल, दूसरी भाषाएं बोलने वाले बिल्कुल, आर्यों के विरोधी। दास या दस्यु शब्द से क्या अभिप्राय है? उपरोक्त सभी आर्यों के विरोधी, दूसरी भाषाएं बोलने वाले, यज्ञ नहीं करने वाले, ये जो थे वो दास या दस्यु थे। चलिए, ऋग्वेद काल से संबंधित सत्य कथन है। उस समय इंपॉर्टेंट बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, उस समय लड़ाइयां जमीन, पानी व लोगों को बंदी बनाने के लिए होती थी। सत्य ढूंढना है। युद्ध में जीता गया धन सरदार व पुरोहित बांट लेते थे, आम लोगों का इसमें कोई हिस्सा नहीं था। राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, परंतु वे शांतिपूर्वक कर वसूलते थे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। कुछ लोगों ने वीडियो की क्वालिटी, मेरे जैसे कई गरीब वीडियो की क्वालिटी डाउन करके पढ़ते हैं, तब उनको फिर अच्छे से दिखता नहीं होगा। ये लो भाई, जो अभी भी आए हैं ना कमेंट, मुझे कुछ ना कुछ कमेंट आपके आ रहे हैं, तो आप एक काम कर लो, मैंने इसको सेट कर दिया, आप थोड़ा सा शेयर कराओ वीडियो को। तो चौथा पॉइंट, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा शासक बनता था। तो सत्य कथन कौन सा है? ये तो असत्य है, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा शासक नहीं बनता था। ये चीजें बहुत बाद में शुरू हुई है, ऋग्वेदिक काल में ऐसा नहीं था। सॉरी, राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, बिल्कुल इतनी बात सही है, परंतु वे शांतिपूर्वक कर वसूलते थे। कर, बिल्कुल, यहां मैंने कलाकारी की है भाई, देखो शांतिपूर्वक शब्द लगा दिया ताकि आपको ये लगे कि हाँ भी सेना नहीं है तो शांतिपूर्वक हाथाजोड़ी करके भी मन टैक्स दे दो। नहीं, कर वाला मसला ही नहीं था, कर नहीं था। युद्ध में जीता गया धन सरदार व पुरोहित बांट लेते थे, बिल्कुल बांटते थे, इतनी बात सही है, लेकिन आम लोगों का इसमें कोई हिस्सा नहीं था। नहीं को काट दो, आम लोगों का हिस्सा था। युद्ध में जीत आए तो राजा अपने पास रखेगा, पुरोहित मतलब सरदार मुखिया जो पुरोहित
को दिया जाएगा क्योंकि यज्ञ हवन करने के लिए, और आम लोगों को भी इसमें हिस्सा दिया जाता था। बड़ी शानदार सभ्यता थी। उस समय लड़ाइयां जमीन पानी व लोगों को बंदी बनाने के लिए हुआ करती थी। जरा जोरू के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। तो यहां पर लड़ाइयां जमीन पानी लोगों को बंदी बनाने के लिए। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है, बाकी सारे असत्य हैं। चलिए, वैदिक सभ्यता का प्रश्न, चरक संहिता का संबंध किससे है? चरक संहिता का संबंध किससे है? ये उत्तर सीधा लगा लो, आप याद ही होता है, चिकित्सा शास्त्र से। चरक महान ऋषि हुए हैं, उन्होंने चिकित्सा पर एक पद्धति दी है, एक नियमावली दी है, तो कुछ ना कुछ उन्होंने अपने तरीके बताए हैं। तो चरक संहिता चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। हाँ जी, ऋग्वेद में गंगा यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ये सीधे सीधे प्रश्न दिए हुए हैं। हालांकि गाइडों में और उसको लेकर विवाद भी है कि गंगा का तो एक बार है, यमुना का नहीं है, या कैसे भी। हमने एनसीईआरटी 6th क्लास को फॉलो करना है। गंगा यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार है जी? एक बार दिया गया है। 27 नंबर प्रश्न, उत्तर वैदिक काल पाठ का नाम क्या है? राज्य और एक प्राचीन गणराज्य है। मतलब इसमें कौन कौन से प्रश्न है? उत्तर वैदिक काल के और महाजनपद काल के। मैंने आपके सिलेबस के टॉपिक का नाम यहां मेंशन कर दिया कि इस पाठ को पढ़ो, तो ये आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो रहा है। किस वर्ग को वेदाध्ययन का मतलब वेदों को अध्ययन करने का अधिकार था? वेदा अध्ययन का अधिकार नहीं था, नहीं था। क्षत्रिय वैश्य को बिल्कुल था। शूद्र और महिला, ये शूद्र और देखो, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए और शूद्र हो गए। तो ऊपर वाले 3 को था, शूद्र को नहीं था, महिला को नहीं था, क्योंकि शूद्र को और महिला को बिल्कुल सबसे लो लेवल का माना गया था। वेदों को अध्ययन करने का, पाठ पूजा भजन बंदगी का उनको अधिकार नहीं था इस दौरान। कौन से पात्र या मृदभांड, पात्र या मृदभांड उत्तर वैदिक काल की विशेषता थे? देखो, अगर आपके पास बुक हो ना, किसी बच्चे ने बुक, आप देखना, मैंने उसमें लिखा होगा कि चित्रित धूसर पात्र जो है, या मृदभांड का मतलब है मिट्टी के भांडे। मृद मिट्टी और भांड तो भांडे, बर्तन हो गए मिट्टी के। उसने लिखा हुआ है चित्रित धूसर रंग के जो बर्तन थे, जो पात्र थे, उत्तर वैदिक काल में विशेष रूप से प्रचलित थे। तो विशेष रूप का मतलब हो गया, वो देगा बिल्कुल आपको कि विशेषता कौन सी थी। ध्यान रहे आपके, लाल रंग के मृदभांड भी चलते थे, ये भी चलते थे, काले व लाल भी चलते थे। अगर प्रश्न, हालांकि इसमें दिया नहीं हुआ, आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे ज्यादा प्रचलित थे ये लाल रंग के। लेकिन अगर पूछ लिया जाए विशेषता, स्पेशलिटी क्या थी, तो चित्रित धूसर मृदभांड थे। अब जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता वहां पढ़ा था कि लाल रंग का, जैसे आजकल जो मटके वगैरह आते हैं मिट्टी के, जो भी छोटे छोटे आते हैं, वो करुए भी आते हैं, तो उनके ऊपर लाल रंग के मृद भांडों पर काले रंग का जो लेप या कोई चित्रांकन किया जाता था, वो था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता। काले व लाल रंग वाले, और ये सारे सबसे ज्यादा प्रचलित लाल रंग वाले। लेकिन विशेषता चित्रित धूसर रंग कौन सा हो गया? धूल जैसा। फिर आप ये कह सकते हो प्रिंटिंग ग्रे कलर, जो आप कहते हो, ग्रे कलर तो देखा होगा, है ना, धूल जैसा। आप ग्रे कलर, धूल जैसा भी इसका अर्थ होता है, और ग्रे कलर भी हम कह सकते हैं। 6ठी क्लास की बुक में ऐसे करके एक ना कटोरा सा दिया हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर चित्रित मतलब चित्र बने हुए हैं। तो ये चित्रित मतलब चित्र बने हुए हैं। किस रंग का है? धूसर रंग का है। क्या है? पात्र या मिट्टी का भांडा है। तो उसमें दिया गया है कि विशेष कार्यों के लिए, या विशेष मतलब स्पेशल जो बड़े घरों के लोग हैं, वो इसमें कुछ ना कुछ खाने पीने की या चीजें जो रखते, तो उसके लिए थोड़ा सा उसमें बताया गया है फोटो लगा के। अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में सही कथन
है। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, बिल्कुल। यज्ञ करने वाले राजा द्वारा एक घोड़ा स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा जाता था, बिल्कुल। घोड़ा रोकने वाले को अश्वमेध करता राजा से युद्ध करना पड़ता था, बिल्कुल। उपरोक्त सभी सत्य हैं। अश्वमेध यज्ञ में राजा अपना घोड़ा छोड़ता है, अश्व को छोड़ेगा, वो घोड़ा जहां तक जाता रहेगा, उसका जब तक कोई विरोध नहीं कर रहा, घोड़ा जहां तक गुजरा वो सारा राज्य जो है उस राजा का हो जाएगा जिसने घोड़ा छोड़ा। और जिसने हिम्मत कर दी घोड़े को रोकने की, उस व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ेगा, और अगर वो हार जाता है फिर वो राज्य उसी राजा का हो जाएगा। तो अश्वमेध की बात। चलिए, कौन सा उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में शामिल नहीं है? ऋग्वेद नहीं है, क्योंकि जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, आपके सिलेबस में वैदिक सभ्यता शब्द लिखा हुआ है, तो वैदिक सभ्यता मोटे तौर पर बात करें हम तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर कहां तक है, 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं, जिसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो ऋग्वैदिक सभ्यता, जिसमें ऋग्वैदिक सिर्फ एक ही वेद की रचना हुई है, और दूसरे भाग को हम कहते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल। ये पढ़ते हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और इसको हम पढ़ते हैं 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और 600 ईसा पूर्व के बाद हम पढ़ते हैं महाजनपद काल को, कि 16 महाजनपद हुए, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ऋग्वैदिक काल के दौरान जो है यहां भी लोहा नहीं है। भाई सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? लोहा नहीं था, लेकिन ऋग्वैदिक के लास्ट तक नहीं था, जो था अपने, हाँ जी सॉरी, ये 1000 ईसा पूर्व में लोहा आया था। यूपी के अतरंजी खेड़ा जगह पड़ती है, अतरंजी खेड़ा, वहां लोहा सबसे पहले मिला था। तो इससे पहले तक भारत में कोई भी लोहे के अवशेष नहीं है, तभी तो 1000 ईसा पूर्व में लोहा मिलेगा। तो फिर जब हम महाजनपद काल पढ़ते हैं तो दोबारा से नगरों की क्रांति शुरू होती है, क्योंकि इस दौरान ये सभ्यता कौन सी है? ग्रामीण है, गांव वाला सिस्टम है, शहरी सिस्टम नहीं है। पहली सिंधु घाटी सभ्यता वो शहरी, फिर हम पढ़ते हैं वैदिक ग्रामीण, फिर हम टॉपिक पढ़ते हैं महाजनपद, वो फिर नगरीय क्रांति शुरू होती है, नगरों का और व्यापार का सिस्टम, वो फिर शहर, गांव, शहर। तो ये सारे उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। तो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ ऋग्वेद नहीं है, ये तीनों उत्तर वैदिक काल में लिखे गए, कुल 4 वेद हो गए। हाँ जी, निम्न में से कौन से वर्णों के कर्तव्यों के संबंध में असुमेलित हैं? वर्णों के कर्तव्यों की बात की गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण थे। ब्राह्मण को वेदों का अध्ययन करवाना, अध्यापन करवाना, यज्ञ कार्य करना बिल्कुल सही है। क्षत्रिय युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना बिल्कुल सही है। और वैश्य उपहार प्राप्त करना बिल्कुल गलत है। शूद्र तीनों वर्गों की सेवा करना। तो वैश्य का काम क्या था? व्यापार वाणिज्य वाला जो काम था। वैश्य किसको कहते थे? वैश्य किसको कहते थे? व्यापारी वर्ग के लोगों को, उनका काम व्यापार। शूद्र का तीनों वर्गों की सेवा। मैंने नोट लगा के लिखा है, सत्य असत्य में या कैसे भी आ सकता है प्रश्न। वर्ण व्यवस्था आधारित थी, जन्म, कर्म या कुछ भी है ना, तो आप ध्यान रखेंगे वर्ण व्यवस्था का जो आधार था जन्म, कि भाई क्षत्रिय घर पैदा हो गया क्षत्रिय। आज कैसी है? आज भी जन्म पर आधारित है, ठीक है। जनपद का शाब्दिक अर्थ है, ये रहा जनपद का। चलिए, तहसील जन के बसने की जगह, जन का कबीला, लोगों का निवास। इसका सीधा डायरेक्ट शाब्दिक अर्थ पूछा है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या था? जन के बसने की जगह। लीजिए, हस्तिनापुर व अतरंजी खेड़ा। अभी अभी देखो कितनी उम्र है अतरंजी खेड़ा की, इसको याद किया, अब इसको चीखें आ रही होंगी। अतरंजी खेड़ा को हिचकियां लग गई होंगी अतरंजी खेड़ा को। ये मैंने कहा यूपी में अतरंजी खेड़ा, तो बस
उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा, जहां से 1000 ईसा पूर्व में सबसे पहले किसके अवशेष मिले? लोहे के अवशेष मिले। अब जब हम मैं बता रहा था कि 1000 ईसा पूर्व में जब हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, तो जब हम पढ़ते हैं ना कि मगध के शक्तिशाली होने के कारण क्या थे, तो हम पढ़ते हैं कि उसके आसपास लोहे की खानों की उपलब्धता। अब लोहे से क्या होता है, देखो लोहे के बेनिफिट, एक तो हथियार जरूर बनते ही हैं, हथियार, लोहे से क्या बनते हैं? हथियार बनते हैं। इसके अलावा अब लोहे के अगर फाल होंगे, लोहे के फाल वाले अगर हल होंगे, पहले लकड़ी वाला हल चल रहा है तो वो जमीन को ज्यादा नहीं खोद पाता क्योंकि पक्की जमीन होती है गंगा यमुना मैदान और उधर वाली, तो लोहे के फाल वाला आ जाएगा तो वो हल जो है बहुत गहरी खोदेगा। जैसे अब जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए बच्चे उनको पता है प्लाऊ करते हैं, तोते प्लाऊ, एक तो कल्टी होते हैं सामान्य हल, लेकिन जो प्लाऊ होते हैं बहुत गहरा खोदते हैं और उस जगह पे जहां प्लाऊ किए होते हैं फसल अच्छी होती है। तो लोहे के फाल वाले जो हल थे वो जमीन को अच्छे से खोदते थे, फिर वहां पैदावार भी ज्यादा होती थी, लोगों को बस पैसा भी ज्यादा आता था। तो ये लोहे आने से, इसलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये लोहे वाली क्रांति थी। इससे क्या कि नगरों का भी विकास हुआ, पैसा आया तो लोगों का रहन सहन जो है शहरी हो जाता है, शहरों की तरफ बढ़ते हैं लोग, शहरों की तरक्की होती है, तो सारी चीजें इससे जुड़ी हुई होती है। चलिए, महाजनपद काल में उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में दिया जाता था? महाजनपद काल यानी कि 600 ईसा पूर्व, 1/6। देखो पहला हमारे सिलेबस में है जी सिंधु सभ्यता। मोटे रूप में अगर बात करें तो 3000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार बात करें तो अपनी जो है 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक जो है इसका टाइम पीरियड बताया गया है 12th क्लास में। तो लगभग हम 1500 और 1900 से लेकर 1500 तक आ जाती है उत्तर हड़प्पा। और जब हम वैदिक पढ़ते हैं तो ये आ जाती है जी 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। और जब हम महाजनपद काल पढ़ेंगे तो महाजनपद काल शुरू हो जाता है 600 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व के बाद। अब ये 1 मिनट की बात है, बता दूं, देखो ये ईसा पूर्व वाले सन ना उल्टे चलते हैं। 3000 के बाद 1500 आएगा, 1500 के बाद 600 आएगा, 600 के बाद 200, 300, फिर 200, फिर 100। अब देखो आप ये मान लो, क्या है, इतिहास को अच्छे से समझने के लिए इतिहासकारों ने क्या किया, ये 0 मान लो, यहां पर कहते हैं कि ईसा मसीह का मान लो जन्म हुआ, इतिहास को समझने के लिए, और ये बॉर्डर लाइन है। इतिहासकारों ने क्या किया, मैं ये कह दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसे रेडियो कार्बन पत्ती के अनुसार 2350 से लेकर 1750 तक है। मैं कहूं 2350 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो शुरू हुई थी। यहां पर ईसा का जन्म हुआ तो कहते हैं कि अपने बॉर्डर एक मिड में एक रख लेते हैं इतिहास को समझने के दृष्टिकोण से, कि जो ईसा के जन्म से पहले की घटनाएं हैं उसको लिख देंगे ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से पहले, और जो उसके बाद घटनाएं होंगी उसको लिख देंगे ईसा, ईसवी यानी कि ईसा के काल में। इंग्लिश में लिखते हैं AD BC बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द, इसका मतलब होता है ईसा के काल में, ईसा के, ये जानकारी के लिए बता दूं इतिहास में दिक्कत ना हो, BC बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व। तो अब कहते हैं कि जो घटना ईसा के जन्म से 1 साल पहले होगी उसको कहते हैं 1 ईसा पूर्व। 2 साल पहले भी अपने कहेंगे ना भाई उससे 5 साल पहले की बात है, तो ऐसे ही जाएंगे 2, 3, 4, 5, 1500, 3000, तो क्या हुआ 3000 से 1500, तो इधर से आएंगे जब ऐसे ही कहेंगे कि ईसा के जन्म से 3000 से 1500 साल पहले तक ये थी। फिर जब हम आएंगे तो यहां 600 आएगा, 1500 से 600, फिर 300, 200, 100, 50 ऐसे करके 1 ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व वाले सन जो है उल्टे चलते हैं क्योंकि इनको यहां से शुरू होना होता है, इधर से इस तरफ।
इधर ये उल्टे हैं, और यहां से फिर ईस्वी 1 2 3 4 5 1947 और 2024 ये सीधे चलेंगे, सिर्फ इतिहास को समझने के लिए। अब तो सीधा कह दिया कि 2350 ईसा पूर्व में ये हुआ, और अगर सीधा बताना होता कि आज से कितने साल पहले, तो लिखा जाएगा 2024 और 2350 जोड़ो भाई, मैथ तो कमजोरी है, 4 5 2 7 3 और 2 का आया 2 2 2 4। अब कैसे लिखा जाएगा कि आज से 4374 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता, तो कितना 4374, अजीब सा आंकड़ा हो गया ना। तो इतिहास को समझने के लिए, आसान बनाने के लिए ये बना दिया कि ईसा के पहले की घटना ईसा पूर्व और बाद वाली ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बस थोड़ी सी क्लास हो रही है, इत्मीनान से बैठे रहे, आनंद ले। मैंने कितनी मेहनत करके प्रश्न बनाया, आपको छठी की बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर दोबारा। महाजनपद काल के करों के बारे में असत्य कथन है। भाग क्या था? उपज पर लगने वाला कर था। ऐसा भी आ सकता है, भाग है उपज पर लगने वाला कर, राजा को दिया जाने वाला, महाजनपद काल के संदर्भ में भाग है, राजा को दिया जाने वाला विशेष उपहार, राजकुमारों के लिए दी गई भेंट, कुछ भी लिख सकता है। तो उपज पर लगने वाला कर, जैसे अपने मामला देते हैं, पटवारी लेने आता है ना मामला, उपज जो अपने उत्पादन हुआ उस पर। बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 2 दिन काम करना पड़ता था। व्यापारियों को भी कर देना पड़ता था। अखेटकों व संग्राहकों को जंगल से, जो जंगल में रहने वाले लोग थे, वो जंगल से उनको जो वस्तुएं प्राप्त होती थी, तो वो वस्तुएं देनी पड़ती थी। कुछ 5 वस्तुएं हैं तो 2 दे दी राजा को। तो ये वाला जो है ना, ये 2 दिन नहीं था, इनको क्या करना पड़ता था? बुनकर, लोहार, सुनार जो है वो राजा के लिए महीने में 1 दिन जो है काम करते थे। तो ये 3 नंबर बात, 2 नंबर जो बात है ये असत्य कथन है। चलिए, महाजनपद काल में कृषि क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया? महाजनपद काल में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन, लोहे के फाल से जुताई। अब आपको समझ आ गया ना कि वहां बात बताई हुई थी, यहां समझ आ गई। धान के पौधों का रोपण, देखो चावल जो है, धान जो है, वो पहले उनका बीज से बिजाई की जाती थी, लेकिन महाजनपद काल में क्या किया? उसकी रोपाई, पनीरी लगा के जो हम बाद में उसको लगाते हैं, बिहार वाले हमारे आते हैं ना, वो है ना, जो ना है ना, वो लगाते हैं ना, वो वाले। तो धान के पौधों का रोपण, दोनों बातें सत्य है, ए व बी। लोहे के फाल से जुताई शुरू हुई और धान के पौधों का रोपण शुरू हुआ। हाँ जी, मगध महाजनपद की प्रसिद्धि का क्या कारण था? यह प्रश्न मैंने उसमें भी व्याख्या में करवाया था। लोएस्क की खदानें उसके पास, मगध क्षेत्र के जंगलों में हाथियों की उपलब्धता, क्योंकि सेना के लिए हाथी चाहिए, तो ये हो गया। लोहा की खाने हैं तो उससे हथियार भी बनेंगे, पैदावार भी अच्छी होगी। गंगा, सोन, दोनों नदियों के किनारे बसा था पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी। वहां का जल वितरण, यातायात आदि के कार्यों में उपयोगिता। और एक बात फिर से दोहरा देता हूं कि जैन व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध के शक्तिशाली होने का क्या कारण था? इनके अनुसार क्या कारण था? तो उनके शासकों की नीतियां थी, शासकों की नीतियां। अब शासक कौन कौन से? बिंबिसार, अजात शत्रु, महापद्मनंद। विस्तार से मैंने जो आपको पिछले पेपरों की व्याख्या करवाई है उसमें बताया हुआ है, वीडियो जाके देख लेना। चलिए, प्रश्न संख्या 38 प्रश्न हो गए टोटल, और वैसे ये 12वां प्रश्न है इस अध्याय का। प्रारंभ में मगध की राजधानी थी जी राजगृह, पहाड़ियों में बसा नगर राजगृह, और बाद में प्रसिद्ध राजधानी बना पाटलिपुत्र। तो शुरू में राजधानी क्या थी? राजगृह। कौन से पे आ गए? ये आ गया, ये लो। ये प्रश्न बड़ा ही अच्छे से काम करके छठी की बुक से
निकाला गया प्रश्न है। देखो कैसे, ये हाँ जी, विश्व विद्या के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले मैसेडोनिया के सिकंदर की सेना ने किस नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। आपको मेरी मेहनत पता चल जाएगी, छठी क्लास की एनसीईआरटी की बुक को ना वहां जाके देखना कि कहां से कैसे करके इसको उठाया है प्रश्न को। इसका ठीक उत्तर है व्यास नदी। सिंधु घाटी सभ्यता को पार करके भारत उपमहाद्वीप की ओर बढ़ने वाली सिकंदर, जो कि विश्व विजेता बनने का सपना देखने के लिए आया था, तो सिकंदर की सेना के सैनिकों ने व्यास नदी के जब वो किनारे आए तो उन्होंने भारतीय लोगों के शौर्य की, उनकी जो गाथाएं सुनी कि इतने इतने हथियार हैं, इतने इतने वीर पुरुष हैं लड़ने में, तो वो सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट तरीके से बुक से बनाया है मैंने। निम्न में से किस महाजनपद में गण या संघीय शासन व्यवस्था थी। देखो कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। कितने थे, 16, जिनका बोध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र में वर्णन मिलता है। 16 महाजनपद में 2 ऐसे महाजनपद थे जहां पर क्या है, गणतंत्र व्यवस्था थी, और बाकी कितने बचे, 14 में क्या था, राजतंत्र। 14 महाजनपदों में क्या था, 14 में था राजतंत्र। अब ये जो 2 महाजनपद थे ना, ये कौन कौन से थे, एक तो था वज्जी। वज्जी जो गणतंत्र था ना, वज्जी गणतंत्र 8 छोटे छोटे समूहों को, 8 छोटे छोटे गणों को मिलाकर बना था वज्जी महाजनपद। और दूसरा महाजनपद था जी मल। दूसरा महाजनपद क्या था, मल। मल जो है वो 2 छोटे छोटे गणों को मिलाकर बना था। मल महाजनपद में कितने गण थे, 2। वज्जी में कितने थे, 8। अगर प्रश्न आ जाए 16 महाजनपदों में कुल कितने गणतंत्र थे, वो वैसे ही ऑप्शन दिया जाता है। तो गणतंत्र प्रणाली 10 गण समूह थे। वैसे प्रश्न इस हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से जो आएगा, तो गणतंत्र किस किस में था, आपके मल का तो उल्लेख किया नहीं गया, आपके सिर्फ वज्जी का उल्लेख किया गया है। वज्जी कितने गणों का समूह था, 8 गणों को समूह को मिलाकर वज्जी महाजनपद बना था। बाकी जो 14 महाजनपद थे उनमें राजतंत्र था, और 2 जो महाजनपद थे उसमें गणतंत्र था। तो छोटे छोटे गण, एक समूह है, 2 समूह, 3 समूह, 4 समूह, 5 समूह, 6 समूह, 7 समूह, 8। इन 8 ने मिलकर अपना एक महाजनपद बना लिया और उसको कहते थे वज्जी महाजनपद। चलिए, वज्जी की राजधानी थी जी वैशाली। कौशल की श्रावस्ती, ये अपने आप में कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कौशांबी, वत्स की राजधानी कौशांबी। चलिए, गण संघ की शासन व्यवस्था। अब मैं बता रहा था आपको कि 14 में जो है राजतंत्र और 2 में गणतंत्र था। तो गण या संघ, अब जो स्पेशल है उसकी व्यवस्था के बारे में पूछ सकते, क्या होता था, असत्य कथन ढूंढना है। इसमें कई लोग एक साथ मिलकर शासन करते थे, बिल्कुल नॉर्मल बात है, जिसमें एक व्यक्ति राजा कहलाता था। देख लेते हैं, सभी सभाओं में बैठकर वाद विवाद करते थे, बातचीत करते थे, बहस करते थे। देख लेते हैं स्त्रियां, दास। वेरी इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि गणों की सभा में कौन भाग नहीं ले सकती थी, स्त्रियां, दास, कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यहाँ के सभी राजा सभी अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। तीनों की तीनों बातें सत्य है, ये असत्य कारण। पढ़ो, गणतंत्र जो होता था, सभी लोग कि पूरे समूह के सभी लोग मिलकर शासन करते थे। अब जब सभी समूह वाले शासन कर रहे हैं तो राजा एक नहीं, सीधा लिखा है सभी व्यक्ति राजा की भूमिका में होते थे। एक व्यक्ति नहीं, सभी व्यक्ति राजा कहलाते थे। और इन सभाओं में वाद विवाद बातचीत
और इन सभाओं का हिस्सा स्त्रियां, दास, कर्मकार ये वर्ग है। तो ये जो लोग हैं उन सभाओं में भाग नहीं ले सकते थे। किन की सभाओं में? महाजनपद की जो गणतंत्रों की सभा हुआ करती थी। चलिए, महात्मा बुद्ध व अजातशत्रु के मंत्री वात्स्यकार के मध्य आया हुआ प्रश्न है, छठी क्लास की बुक से लिया गया है और ये दीर्घ निकाय में है। हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, त्रिपिटक हैं, और त्रिपिटक जो है वो कौन कौन से हैं? सुत्त, विनय और अभिधम्म। और सुत्त पिटक के आगे 5 भाग हैं, एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एक एक की व्याख्या इनमें क्या क्या है ट्रिक से याद कि विनय नियम, विनय नियम, से सुत्त और से शिक्षा। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किसमें है? सुत्त में। अभिधम्म दर्शन, दम दर्शन, धम्म में क्या है? दर्शन है। तो एक एक प्रश्न इसके बारे में विस्तार से जो ओल्ड पेपर की मैंने व्याख्या करवाई है, पीछे 3 वीडियो एसएसटी पुराने पेपर की, वो जरूर देखना। ये लो जी, बुद्ध के अनुसार वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक। अब देखो, महात्मा बुद्ध के पास अजातशत्रु ने अपने मंत्री को भेजा वस्त्रकार को कि महात्मा बुद्ध से पूछ के आओ, हमने वज्जी पर आक्रमण करना है, क्योंकि वज्जी की राजधानी वैशाली है। वैशाली में एक राजवंश हुआ करता था लिच्छवी। लिच्छवी जो था ना, लिच्छवी वंश से संबंधित थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी लिच्छवी और महात्मा बुद्ध शाक्य, दोनों ही क्षत्रिय थे। वो शाक्य, ये लिच्छवी। और उन लिच्छवियों पर अजातशत्रु ने आक्रमण करना था, बुद्ध से योजना बनवा रहे थे। वस्त्रकार को भेजा था कि पूछ के आओ। तो उन्होंने वस्त्रकार को यह जवाब दिया था कि वज्जी वाले तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण व नियमित सभाएं करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते हुए आपस में मिलजुल कर रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। इसके अलावा महिलाओं पर अत्याचार नहीं करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। अगर ये काम वज्जी वाले कर रहे हैं तो अजातशत्रु के मंत्री को, वस्त्रकार को कह देते हैं, तो वज्जी का पतन नहीं हो सकता। नोट मैंने लगा के लिखी कि ये जो गण जितने थे, इनका पतन अंत में गुप्त शासकों ने गण संघों पर विजय प्राप्त। जब हम समुद्रगुप्त के आक्रमण को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते हैं कि 9 गणों को, 5 गणों को, 12 दक्षिण के राजाओं को उनको हराया समुद्रगुप्त ने, तब गणों का जिक्र आता है। तो गण राज्यों का अंतिम रूप से पतन कौन करता है? गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के द्वारा किया जाता है। अब देखो, आगे के प्रश्न जो है वो है तो तैयार, लेकिन अपने कल की स्लाइड में नए प्रश्न पर विचार जो पाठ है उसमें जैन व, आपके जो टॉपिक लगता है वो लगता है जैन व बौद्ध। उसका डाटा छठी क्लास में कौन से पाठ में है? नए प्रश्न पर विचार नाम से जो पाठ दिया गया है उसमें जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित बातें हैं। तो ये सारी स्लाइडें आपको तैयार मिलेंगी। कल 7 बजे की क्लास में टाइम से ही आ जाया करो। तो आज जितने लेट आए हैं, पहले आए हैं, क्लास जो है लाइव वाली रिकॉर्ड मिल जाएगी, उसको देख लेना। फिर आप क्या करना, क्लास को शेयर जरूर करना। आपके अच्छे कमेंट और आपके द्वारा ज्यादा व्यू दिए जाएंगे तो निरंतर 6 से 12 की किताबें आपको रीड के पेपर से काफी समय पहले जो है 15-20 दिन पहले तक अच्छे से उसका डेटा करवा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।